जाति आधारित जनगणना की मांग अपना दल ने अपने गठन के समय से की है और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत मंथन हुआ होगा, व्यापक मंथन किया होगा। जो पार्टी कभी आरक्षण देने पर सहमत नहीं थी, जो पार्टी कभी ओबीसी की प्रतिभा में यकीन नहीं रखती थी, दलीलों को हजम करना, ऐसी दलीलों को स्वीकार करना दबे कुचले वर्ग के लिए, खास तौर से ओबीसी वर्ग के लिए थोड़ा मुश्किल तो जरूर है। हम क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो आप जनता पे छोड़ दीजिए क्रेडिट किसको देना है, नहीं देना है। सरकार ने फैसला लिया है कि अब जाति जनगणना भी कराई जाएगी अगली जनगणना के साथ। इसका समाज पर क्या असर पड़ेगा, राजनीति किस तरीके से करवट लेगी, बहुत से सवाल अभी से खड़े हो गए हैं। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं, जो सरकार की प्रमुख सहयोगी दलों में हैं। अनुप्रिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसा कि ये सवाल अभी से उठने लगे हैं विपक्षी दलों ने, आपने कल से देखा होगा कि बड़े सवाल खड़े करने लगे, तो ये क्यों इतना ज़रूरी था और अचानक सरकार ने ये फैसला लिया है? इसके पहले आपको लगता है कि कोई मजबूरी थी या वाकई बहुत ज़रूरत की चीज़ थी? मजबूरी तो है, लेकिन मजबूरी विपक्षी दलों की है, हमारी नहीं। एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सामाजिक न्याय के प्रति पूरी संकल्पबद्धता रखती है और 11 वर्षों का जो हमारी सरकार का कार्यकाल रहा, इसमें सामाजिक न्याय से जुड़े हुए एक नहीं अनेक फैसले इस सरकार ने लिए हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये देश के लिए ज़रूरी है और इस दृष्टि से देखा जाए तो वर्षों से एससी, एसटी, ओबीसी समाज को खास तौर से ये चाहत थी, उनकी ये मांग थी कि उनकी भी गिनती कराई जाए और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर संवेदनशीलता दिखाते हुए ये फैसला किया। ये ऐतिहासिक फैसला है और इसका मैं अपनी पार्टी, अपना दल की ओर से बहुत अभिनंदन करती हूँ। प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि लखनऊ में एक कार्यक्रम में आपने जब ये सरकार इस बात के लिए राजी नहीं हुई थी, तब भी आपका स्टैंड ये था कि हम इसके समर्थन में हैं। जब जाति जनगणना की बात हो रही थी, तो आपको ये समर्थन देना, मतलब क्या ये एक वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा है या सामाजिक सुधार की जो बात सरकार भी अब कहने लगी है, जो बात आप कहती थी, यानी कि आपकी बात को सरकार ने मान लिया या आपके दबाव को सरकार ने मान लिया? देखिए, हम एनडीए के घटक हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो हमारे इस एनडीए गठबंधन का नेतृत्व कर रही है, उसमें और भी हम सारे सहयोगी दल हैं, लेकिन अपना दल एनडीए के साथ एक लंबे समय से है। 5 चुनाव हमने एक साथ मिलकर लड़े हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमेशा ही पार्टी अपने कोर एजेंडा पर कायम रही है। सामाजिक न्याय से जुड़े हुए विषयों के प्रति अपना दल हमेशा प्रतिबद्ध रहा है और जब भी कोई ऐसा विषय सामने आया है, प्रधानमंत्री जी के समक्ष लेकर गए हैं, तो उसका समाधान हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी। नीट के परीक्षा होती है, मेडिकल परीक्षा होती है, पीजी के एडमिशन्स में ओबीसी कोटा लागू नहीं था। इस विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष मैंने उठाया था और हमारी पार्टी की ये मांग थी और प्रधानमंत्री जी ने इसका त्वरित समाधान किया था। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि एससी, एसटी, ओबीसी के हितों से जुड़े हुए कोई भी विषय जब प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में आते हैं, तो हमारी सरकार उस पर एक संवेदनशील नज़रिया अपनाते हुए उन विषयों का समाधान करती है। और जाति आधारित जनगणना की मांग अपना दल ने अपने गठन के समय से की है। हम इस सरकार में शामिल हैं। जब सरकार ने फैसला नहीं भी किया था, तब भी लगातार हम अपनी पार्टी के पक्ष को रखते रहे कि देश में अगले सेंसस एक्सरसाइज में जातियों की गिनती की जाए और मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत मंथन हुआ होगा, व्यापक मंथन किया होगा पार्टी ने और इसके बाद इसको स्वीकारा है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। अच्छा मैम, जब ये एक पिक्चर, अभी तो शुरुआत होगी, कब होगी तारीख का ऐलान नहीं है, लेकिन जो एक पिक्चर निकल के आएगी कि ये इतने ओबीसी हो गए, इतने दलित हो गए, इतने सवर्ण हो गए, तो आपको लगता है कि एक नई पॉलिटिक्स इससे पैदा होगी और उसको ध्यान में रख करके शायद तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने में एक तरीके से विरोध नहीं कर पा रही हैं, लेकिन विरोध कर भी रही हैं? देखिए, हमारे लिए ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। कैसे पॉलिटिकल एजेंडा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए पहले कि देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा है एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग। एससी, एसटी की आबादी के आंकड़े तो हमारे पास आते रहे हैं, लेकिन जो एक खास चिंता रही है वो ओबीसी जातियों की गिनती को लेकर ही रही है।
सरकार में जितनी भी इतने वर्षों से पॉलिसीज बन रही हैं, यहाँ तक कि हमारे जो आरक्षण की पॉलिसी भी है या जो भी हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं, वो सब आउटडेटेड आंकड़ों पर, आउटडेटेड डेटा पर अभी तक बनाए जा रहे हैं। यानी 1931 में लास्ट सेंसस हुआ था, कास्ट सेंसस हुआ था, उसके बाद नहीं हुआ। अब इतने पुराने आंकड़ों पर सरकार की, हमें 75 साल हुए आज़ाद हुए, उस पर ही सरकार का पॉलिसी फॉर्म्यूलेशन हो, उसी पर हमारी रिजर्वेशन पॉलिसी चलती रहे, तो ये कब तक किया जाएगा? तो उस दृष्टि से ये ज़रूरी है कि हमारे पास फ्रेश काउंट हो, फ्रेश डेटा हो और सरकार के पास ऑथेंटिक आंकड़े हो। तो सरकार ने अपने पॉलिसी प्रेसिशन को, इसका जो लक्ष्य है, इसको प्राप्त करने के लिए ये फैसला किया है। और एक बार जब हमारे पास अधिकृत आंकड़े आ जाएंगे तो हमारा जो नीति निर्धारण है वो भी अधिक उपयुक्त होगा और जहां लक्षित समूहों के बीच में सरकार के टारगेटेड इंटरवेंशंस की ज़रूरत है, वो काम सरकार कर पाएगी। तो ये देश को आगे ले जाने का एजेंडा है। जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो देश के आबादी के एक बड़े वर्ग को पीछे छोड़कर उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाए बिना हम विकसित भारत की कल्पना को साकार नहीं कर सकते। और अगर हमें देश के एक बड़े वर्ग को, जो बहुत लंबे समय से विकास से वंचित रहा है, उसे अगर हमें विकास की मुख्य धारा में लाना है तो हमें ये समझना होगा कि उनके आबादी के सही आंकड़े क्या है और कौन सा वो हमारा वर्ग है जहां पे सही मायनों में विकास से जुड़े हुए इंटरवेंशंस करने की ज़रूरत है। क्योंकि सबकी गणना हुई है, मतलब दलित की भी हुई है, सिर्फ ओबीसी का काउंट नहीं होता था। तो ऐसा लोगों को अंदेशा लग रहा है या आशंका लग रही है या कुछ लोगों को बहुत खुशी लग रही है कि एक बहुत बड़ा ब्रैकेट निकल के आएगा ओबीसी का। तो वो ब्रैकेट निकल के आएगा तो किस तरीके का राजनीतिक और सामाजिक समीकरण तैयार होगा? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम सामाजिक सुधार की ही बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश में ओबीसी वर्ग की एक बहुत बड़ी आबादी है और सही आंकड़े हमारे पास नहीं है, यही चिंता का विषय रहा है। ओबीसी जातियां लंबे समय से मांग कर रही हैं कि उनकी गिनती हो और ये सबको अंदाज़ा भी है कि जब हम कास्ट सेंसस करेंगे तो हमारे पास ओबीसी जातियों का जो सही आंकड़ा है वो निकल कर आएगा। तो अगर हम समाज के सुधार की दृष्टि से ही बात करें तो इसमें भी जो हमारे सबसे ज़्यादा दबे कुचले लोग हैं, कैसे उनको विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है, कैसे हम अपनी पॉलिसी प्रेसिशन को ध्यान में रखते हुए उन लक्षित समूहों तक पहुंच सकते हैं, उनके विकास के नए रास्ते खोल सकते हैं, उनको आगे बढ़ने के नए अवसर उपलब्ध करा सकते हैं, क्या उनकी चिंताएं हैं उसका समाधान कर सकते हैं। उस दृष्टि से मैं समझती हूँ कि ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जो 50% का कैप है रिजर्वेशन का, वो हट जाना चाहिए। अब मतलब उनकी अब दूसरी ये मांग है, समर्थन किया है, तो उसको आप किस तरह से देखती हैं? क्या उस मांग से आप भी सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब भी SC ST या OBC के हितों से जुड़ा हुआ कोई मसला उठाती है तो मुझे इस पर बहुत हंसी आती है, क्योंकि सबसे पहला सवाल तो कांग्रेस पार्टी के लिए ही खड़ा होता है या कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में जितने भी दल शामिल थे उनके लिए ही खड़ा होता है कि भाई, जब आपके हाथ में मौका था, जब आप कुछ कर सकते थे, तब आपने क्यों नहीं किया? अब कांग्रेस पार्टी ने कोई कम समय तक तो इस देश में शासन नहीं किया है, लगभग 6 दशक का शासन रहा है, कांग्रेस का रहा हो या यूपीए का रहा हो, और बहुत सारी पार्टी यूपीए में शामिल रही जो आज इस मसले पर उनके साथ खड़ी हैं, बाहर से समर्थन करती रहीं। तो जब आपके पास अवसर था, आपने नहीं किया। आपने ओबीसी आरक्षण का सर्वाधिक विरोध किया है, संसद के फोरम पे किया है। तो जब आप ये बातें करते हैं कि अब आरक्षण का दायरा बढ़ाना चाहिए, जो पार्टी कभी आरक्षण देने पर सहमत नहीं थी, जो पार्टी कभी ओबीसी की प्रतिभा में यकीन नहीं रखती थी, वो अगर आज सत्ता से बाहर होने पर ऐसे तर्क देती है तो ऐसी दलीलों को हजम करना, ऐसी दलीलों को स्वीकार करना दबे कुचले वर्ग के लिए, खास तौर से ओबीसी वर्ग के लिए थोड़ा मुश्किल तो जरूर होता है। कुछ तो वजह होगी मैम, इतनी बड़ी पार्टी के नेता हैं वो, तो ऐसी बात कर रहे हैं तो नासमझी तो करनी है, कुछ तो बात में दम होगा। बात तो बड़ी सामान्य सी है, बड़ी सरल सी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ।
जब शासन सत्ता से बाहर होते हैं तब वोटर की क्या ताकत है, दबे कुचले वर्ग का लोकतंत्र में क्या महत्व है, ये तमाम सियासी दलों को याद आता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि उनके लिए ओबीसी हितों की बात करना, एससी एसटी के हितों की बात करना, कास्ट सेंसस की बात करना, सोशल जस्टिस की बात करना, ये सब एक पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट होगा। ये सियासी लफाजी वो करते रहें, हमारे लिए ये सियासी जुमला नहीं है, हमारे लिए ये कमिटमेंट का विषय है। और हमारी सरकार ने 11 साल में एक नहीं ऐसे अनेक फैसले किए हैं। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ, जो हमारा ओबीसी कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला था, और ये विषय यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भी उठता रहा। बहुत सारी सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां कांग्रेस के साथ थी, यूपीए में शामिल थी, बाहर से समर्थन कर रही थी, लेकिन इस विषय का समाधान नहीं हुआ। इस विषय का समाधान तब हुआ जब एनडीए की सरकार आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। तो यू हैव टू वॉक द टॉक। आप बातें बहुत करें लेकिन जब मौका हो तो काम ना करें, ये अंतर तो जनता को दिखता ही है। अच्छा मैम, इस फैसले का क्रेडिट किसको जाता है? राहुल गांधी या विपक्ष को जाता है, या भाजपा की जो सहयोगी दल उनको जाता है, या फिर सरकार को जाता है? आपको क्या लगता है किसको क्रेडिट? देखिए, हम क्रेडिट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, जनता सब हकीकत जानती है। कौन इस विषय को मजबूती से उठा रहा था, किसने इस विषय का समाधान किया, ये सब कुछ जनता की आंखों के सामने है। जिसको क्रेडिट की लड़ाई लड़नी हो लड़ता रहे, हम तो जनता के लिए काम करने वाले लोग हैं। दबे कुचले वर्ग के विषय, हितों से जुड़ा हुआ जो भी विषय होगा, मेरी पार्टी हमेशा उठाती रहेगी, और मैं जिस गठबंधन का अंग हूं उसके नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और हमारी सरकार उन विषयों का समाधान करती आई है, किया है, आगे भी करेगी। क्योंकि मुझे याद है कि ऐसा कोई फोरम नहीं है जब ये आरक्षण का मुद्दा या फिर जनगणना का मुद्दा हो तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक का ऐसा कोई मौका आप सरकार में शामिल हो या ना हो, आपने नहीं उठाया। तो इसको हम आपको क्रेडिट क्यों ना दें, या आपका दबाव क्यों ना समझे? देखिए, राजनीति हमारे लिए किसी पद को प्राप्त करने का माध्यम नहीं है। राजनीति में हमारे अपने पब्लिक के लिए किया, अपनी जनता के लिए किया, ओबीसी वर्ग के लिए किया, तो क्रेडिट व्हाई नॉट गोज टू यू? वो तो आप जनता पे छोड़ दीजिए, क्रेडिट किसको देना है नहीं देना है। हम तो अपना काम करते हैं, हमारा अपना एक आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट है, एक सैद्धांतिक हमारी अपनी प्रतिबद्धता है, और एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लिए, दबे कुचले वर्ग के लिए अपना दल का गठन हुआ है। सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने इस पार्टी का गठन किया, और आज इतना लंबा समय हो गया है, हम निरंतर सरकार में हो, सरकार से बाहर हो, सड़क पे हो, संसद में हो, विधानसभा में हो, कहीं भी हो, हमने अपने मुद्दों से समझौता ना किया है, ना करेंगे। और मैं पुनः प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि अपना दल की इस मांग को उन्होंने स्वीकार किया, और एक बहुत ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया, समाज के दबे कुचले वर्ग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। एक बस आखिरी सवाल मैम, मान लीजिए ये हो जाता है तो आप किस तरीके से इसको देखती हैं कि जो तस्वीर निकल के आएगी तो उससे फ़ायदा इस वर्ग का कैसे होगा? अगर कोई एग्जाम, मतलब आपको एक विजनरी चीज़ दिख रही होगी ना कि अगर ये हो गया, डेटा आ गया, तो जब आंकलन होगा तो ओबीसी या ईबीसी जो है उनको फ़ायदा कैसे मिलेगा? मतलब किस किस स्तर पर उनको फ़ायदा मिल सकता है ताकि वो इस बात को सुने तो उन्हें महसूस हो कि हाँ भाई कुछ अच्छा हुआ है? मैं 2-3 बातें कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशंस, जाति आधारित भेदभाव हमारे समाज में व्याप्त है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, ये एक हकीकत है। देश में हजारों जातियां हैं, हजारों सालों से हैं, लेकिन आज भी ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जिन्हें पहचान का संकट है और जो विकास की मुख्य धारा में जुड़ी नहीं है। एक बार जब हम कास्ट एन्यूमरेशन शुरू करेंगे तो ऐसी बहुत सारी जातियों का ये जो एक आइडेंटिटी क्राइसिस, एक पहचान का संकट है, वो इससे निकल के आएंगी, और जो अभी तक जहां विकास की रोशनी नहीं पहुंच पाई है, सरकार की दृष्टि भी शायद ना पहुंच पाई हो, वो भी उधर केंद्रित होगी। तो बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, जिनका उन्हें सही मायनों में लाभ पहुंचाया जाएगा, और कैसे उनको आगे बढ़ने के और अवसर दिए जा सकते हैं जिससे उनके अंदर भी एक आत्मविश्वास और उनकी अपनी जो एस्पिरेशन है। ये एक्सरसाइज, ये सिर्फ एक आंकड़ों का संग्रह नहीं है, ये एक बहुत बड़ा अवसर है जिसके माध्यम से जो बहुत ही दबा कुचला वर्ग है वो अपनी एस्पिरेशंस को भी एक्सप्रेस करने जा रहा है, उनके लिए अभिव्यक्ति का भी ये एक मंच है। तो उस दृष्टि से मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ा फैसला हुआ है, और जब ये इसके आंकड़े देश के सामने आएंगे, हमारी सरकार के पास होंगे,
तो निश्चित रूप से जो एक बड़ा हमने सपना देखा है कि हम 140 करोड़ भारतीयों के कल्याण को केंद्र में रखते हुए एक विकसित भारत का निर्माण करें, वो स्वप्न जरूर पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी। तो केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जो मजबूती से इस बात को हमेशा उठाती रही हैं, आज वो बात भी पूरी हुई है। अब देखना है कि किस तरीके से जब ये फैसला अमल में आएगा, चीज़ें जब धरातल पर आएंगी, तो जो दावे किए जा रहे हैं कि राजनीति से ज़्यादा सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समीकरण बदलेगा, उसका सबको इंतज़ार होगा। बहरहाल केंद्रीय मंत्री को बहुत उम्मीद है कि इससे सामाजिक उत्थान में बड़ी भूमिका होगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका निकलेगा। प्रशांत देव, न्यूज़ 24।